हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान का सबसे प्रमुख जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बात की दोस्तों जो दुर्गों को डिवाइड किया है शुक्र नीति के अनुसार 9 भागों में। और दोस्तों जो कौटिल्य के द्वारा दोस्तों जिन्होंने 4 भागों में डिवाइड करके हमने स्टडी की है। आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इससे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ, फिर हम आराम से इसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसका जो निर्माण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर एक चित्रकूट पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्तौड़गढ़ भी कह सकते हैं और चित्रकूट दुर्ग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी में आता है? यानी कि ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। अभी आपने पढ़ा था दोस्तों जो शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों जो दुर्गों को 9 भागों में डिवाइड करके हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बात की एरण दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, पारिद दुर्ग है, वन दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानव दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है और सहाय दुर्ग है। तो ऐसे हमने 9 भागों में डिवाइड करके स्टडी की थी। इनमें है दोस्तों जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की पहाड़ी में है। दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये गिरी दुर्ग की पहाड़ी गिरी दुर्ग की श्रेणी में होने के साथ साथ दोस्तों ये धानव दुर्ग के अलावा, यानी कि जो धानव दुर्ग है उस धानव दुर्ग के अलावा सभी प्रकार की श्रेणियों में आता है। देखिए धानव दुर्ग क्या है? यानी कि वह मरुस्थल जिसके चारों ओर मरुस्थल हो या मरुस्थल से घिरा हो उसे हम धानव दुर्ग कहते हैं। तो दोस्तों जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो धानव दुर्ग के अलावा सभी प्रकार की श्रेणियों में आता है। कहने का मतलब है ये गिरी दुर्ग में भी आता है, ये आपका एरंड दुर्ग में भी आता है, पारिक दुर्ग में भी आता है, पारिद में भी आता है दोस्तों, वन दुर्ग में भी आता है, जल दुर्ग में भी आता है। ऐसे करके 8 श्रेणियों में ये है, लेकिन धानव दुर्ग की श्रेणी में ये नहीं आता है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में और बात अपन करें तो दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों चित्रांगद मौर्य के द्वारा 7वीं या 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो चित्रांगद मौर्य है, इसी चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 7वीं या 8वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, देखिएगा ये जो निर्माण है इसका 7वीं 8वीं में जब निर्माण होता है तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में एक मेसा का पठार है। ठीक है, यानी कि मेसा का पठार है। इस मेसा के पठार के ऊपर दोस्तों चित्रकूट की एक पहाड़ी है। इस चित्रकूट की पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया था। देखिएगा, पठार आए तो पठार तो आपको मेसा का पठार बताना है, और दोस्तों अगर पहाड़ी पूछे तो आपको चित्रकूट की पहाड़ी बताना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेसा के पठार पर स्थित चित्रकूट की पहाड़ी पर इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको चित्रकूट दुर्ग भी हम कह सकते हैं। दोस्तों ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मैंने भी आपको बताया था कि ये जल दुर्ग की श्रेणी में, यानी कि धानवन दुर्ग के धानव श्रेणी के अलावा ये सभी श्रेणियों में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों इस दुर्ग के संग ये दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, बेड़च नदी है और गंभीरी नदी उसके संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों ये अगर बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये अजमेर और खंडवा, देखिएगा अजमेर और खंडवा की जो रेल मार्ग है, इस अजमेर और खंडवा के रेल मार्ग पर ये स्थित है।
ठीक है। अब दोस्तों अगर हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई है दोस्तों, इसकी ये 8 किलोमीटर दोस्तों लंबा है और दोस्तों 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। दोस्तों अगर हम इसकी पूरी परिधि देखें तो दोस्तों ये 13 किलोमीटर में क्या है, ये 13 किलोमीटर में ये इसकी परिधि है, 13 किलोमीटर। और दोस्तों और ऊंचाई की अगर बात करें, देखिएगा 8 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा। और दोस्तों इसकी ऊंचाई देखें, यानी कि जो मैदान से, समतल मैदान से लेकर इसकी ऊंचाई देखें तो 1850 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखें। और इसकी परिधि 13 किलोमीटर है। एक बार इसको फिर से देखिएगा, यानी इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है दोस्तों, और इसके ऊंचाई दोस्तों देखें तो 1850 फीट है। और अगर इसकी परिधि देखें तो दोस्तों इसकी परिधि 13 किलोमीटर है, देखिएगा। और इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का इसे गौरव भी कह सकते हैं और गढ़ों का सिरमौर भी हम कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनामों की हम चर्चा करें तो दोस्तों इसको किस किस नामों से हम पहचानते हैं। देखिएगा, इसे चित्रकूट, या हम कह सकते हैं इसे हम चित्रकोट भी कह सकते हैं, यानी इसका उपनाम है। यानी कि इसको जो चित्रकूट, चित्रकूट और इसको चित्रकोट भी कह सकते हैं। राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, यानी कि राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार भी इसको हम कह सकते हैं। और हम राजस्थान के जो किलों का इसको सिरमौर कह सकते हैं, और इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। खिजराबाद का किला भी हम कह सकते हैं, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट भी हम कह सकते हैं। इसके आकार की बात अगर करें दोस्तों, ये जो व्हेल मछली है उसके आकार का ये दुर्ग है। ठीक है, और ये मेसा के पठार पर है और चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। तो कहने का मतलब ये इसके उपनाम हो गए दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, और बात करते हैं कि इस दुर्ग के अधिकांश निर्माण जो कार्य है दोस्तों, इसका निर्माण कार्य अगर देखें तो देखिएगा, इसका निर्माण कार्य महाराणा कुंभा के काल में होता है। ठीक है, महाराणा कुंभा के काल में इसका अधिकांश जो निर्माण कार्य होता है, और इसमें परकोटा का निर्माण भी करवाया गया था। कुंभ श्याम व कुंभ स्वामी मंदिर भी इसमें स्थित हैं दोस्तों। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों 7 प्रवेश द्वार हैं, याद रखिएगा वो दोस्तों। 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, देखिए इन 7 प्रवेश द्वारों की अगर बात करें, यानी कि द्वार या दरवाजे की बात अगर करें तो इसको पांडव, भैरव, हनुमान, गणेश, लक्ष्मण, जोड़ला और रामपोल, ये दोस्तों ये सारे के सारे इसके क्या है, प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप पढ़िएगा, फिर हम इसको ये जो अभी मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ, आप इसके थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लीजिएगा, फिर इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके 7 प्रवेश द्वार हैं, और राजस्थान का इसको लिविंग पोर्ट भी कह सकते हैं, यानी कि ये राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। क्या, ये लिविंग फोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये लिविंग फोर्ट है पहला। ठीक है, ये पहला लिविंग फोर्ट है। और दोस्तों इस दुर्ग की खास बात अगर देखें तो राजस्थान का एक ऐसा एकमात्र ये दुर्ग है जिसमें खेती होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें खेती हो, एग्रीकल्चर हो, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर खेती होती है। ओके, देखिएगा, देखिए दोस्तों, इस दुर्ग की अगर बात करें तो इसमें लाखोटा की बारी है, लाखोटा की इसमें बारी है। ये लाखोटा की जो दोस्तों बारी, ये प्रसिद्ध खिड़की भी है, यानी ये खिड़की का नाम है लाखोटा की बारी। ठीक है, इसके अलावा और देखें तो इसके अंदर दोस्तों अद अदबद अदबद जी का मंदिर भी है। ठीक है, अदबद जी का मंदिर के साथ साथ दोस्तों इसमें पद्मनी महल है, गोरा बादल के महल है, जयमल फत्ता की हवेलियां हैं दोस्तों। इसमें चित्रांग मोरी का तालाब भी है और जयमल जी का तालाब भी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सतबीस देवरी भी है, जैन मंदिर है दोस्तों, नाकोण मकान है, कुंभ स्वामी मंदिर है। कुंभ स्वामी मंदिर दोस्तों, जो इस कुंभ स्वामी का जो मंदिर का निर्माण दोस्तों रणकुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसके साथ साथ दोस्तों समेदेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर
मंदिर भी है, ठीक है। यानी कि इसमें सूर्य मंदिर भी है दोस्तों, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर भी है, किसमें, इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली। इसके बारे में और ख़ास बात अगर देखें तो दोस्तों इसके अंदर कोटा मकान है, नवलखा भंडारा है, और दोस्तों जो इसका निर्माण जो कोटा मकान या हम कैसे नवलखा भंडार है, इसका निर्माण दोस्तों बनवीर के द्वारा करवाया गया था। इसमें रैदास जी की छतरी भी है, कल्ला जी की छतरी भी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों श्रृंगार चौरी है, यानी कि श्रृंगार चौरी को हम शांतिनाथ का जैन मंदिर भी कह सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस श्रृंगार चौरी का जो निर्माण है दोस्तों, कुंभा का एक मंत्री था वैलोक्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, श्रृंगार चौरी का, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे श्रृंगार चौरी क्या है। देखिएगा, जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, जिसका जिसका निर्माण दोस्तों 11वीं सदी में निर्माण होता है, और इसके निर्माण करता थे जैन जीजा शाह, ठीक है। ये जैन जीजा शाह ने जैन कीर्ति स्तंभ की का निर्माण करवा था 11वीं शताब्दी के अंदर। कुल ये जो जैन कीर्ति 7 मंजिला है, और आदिनाथ और ऋषभदेव को ये दोस्तों ये समर्पित भी है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक विजय स्तंभ है, ठीक है। विजय स्तंभ को हम कीर्ति स्तंभ भी कह सकते हैं, जय स्तंभ भी कह सकते हैं, और विष्णु स्तंभ भी हम कह सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों 15वीं शताब्दी में होता है, ठीक है। इस 15वीं शताब्दी में होता है, और दोस्तों इस विजय स्तंभ का जो वास्तुकार था, यानी कि उसको जयता था दोस्तों। इसके साथ ही उसके जो पोमा नापा पुंजा उसके पुत्र थे, भूमि चुंथी और बलराज, इनके द्वारा इसका वास्तुकार थे, ठीक है। निर्माता दोस्तों महाराणा कुंभा थे। दोस्तों महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण क्यों करवाया था कि जब 1437 में दोस्तों सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जी ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके साथ देखिए दोस्तों, जो सारंगपुर का युद्ध है उसकी देखते हैं। इस युद्ध में मांडू, तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में, जो मांडू के एक शासक थे दोस्तों, मांडू के शासक महमूद शाह खिलजी को इसमें हराया था, इसीलिए इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। देखिएगा दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण कब से लेकर कब तक होता है, 1440 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी तक होता है। कहने का मतलब है इसका निर्माण 8 वर्ष में पूरा होता है दोस्तों। ये 9 मंजिला है, और 120 फीट ये ऊंचा है, और ये दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित ये है दोस्तों। अगर हम बात करें इस विजय स्तंभ के उपनामों की अगर चर्चा करें, तो इस विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कह सकते हैं, मूर्ति कला का विश्वकोश भी हम कह सकते हैं, पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का खजाना भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये इसके उपनाम हैं दोस्तों। आपको पता है कि दोस्तों इस पर साके हुए हैं, यानी कि इस दुर्ग पर कई आक्रमण होते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण होते हैं वो 3 आक्रमण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। तो पहला ये आक्रमण होता है 1303 वाला, ठीक है। और इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करते हैं, तो इस राणा रतन सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं दोस्तों। और इस युद्ध में हार जाने के बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके इसका नाम कर देता है खिजराबाद रख देता है। और दोस्तों जब राणा रतन सिंह हार जाते हैं, तो पद्मिनी और उसकी अन्य रानियों ने दोस्तों जौहर कर लेती है, ठीक। अपनी आन बान को बचाने के लिए दोस्तों अन्य रानियों और पद्मिनी सहित सभी ने जौहर कर लेती है। इस दुर्ग का इसको हम प्रथम शाखा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रथम शाखा किसके नेतृत्व में होता है, रानी पद्मिनी और रतन सिंह के सानिध्य में होता है दोस्तों, और अन्य रानियों ने भी जौहर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये 1303 के बाद में दूसरा जो शाखा होता है 1534 ईस्वी में होता है दोस्तों। और 1534 ईस्वी में दोस्तों विक्रमादित्य थे यहाँ के शासक, और गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह ने विक्रमादित्य पर आक्रमण करते हैं दोस्तों।
जब आक्रमण करते हैं तो इसमें विक्रमादित्य हार जाता है और रानी कर्मावती जौहर कर लेती है दोस्तों। ठीक है, विक्रमादित्य व उदय सिंह को सुरक्षित क्या कर लेते हैं, बूंदी भेज दिया जाता है और इस दुर्ग का दोस्तों ये दूसरा साका होता है। देखिएगा, विक्रमादित्य बूंदी चले जाते हैं लेकिन रानी कर्मावती है यह जौहर कर लेती है, तो इसीलिए इसको दूसरा साका कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तीसरा शाखा अगर चर्चा करें तो 1567 और 68 दोनों सन याद रखिए, 1567 68 में, क्योंकि दोस्तों उस समय जो चित्तौड़गढ़ का जो शासक था उदय सिंह था, उस समय मुगल सम्राट अकबर के द्वारा उस पर आक्रमण करते हैं 1567 68 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और जयमल राठौड़ और फत्ता की जो पत्नियों के द्वारा जौहर किया जाता है दोस्तों, और ये इस दुर्ग का ये तीसरा शाखा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस दुर्ग यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे होते हैं। देखिएगा दोस्तों, शाखा और क्या होता है, शाखा क्या होता है दोस्तों, जब केसरिया और जौहर दोनों होते हैं तो उसको हम शाखा कह सकते हैं। केसरिया मतलब यह होता है कि जब जो शासक है वहाँ का शासक है, जब केसरिया पोशाक पहन के जब युद्ध स्थल पर पहुँचता है तो उसको हम केसरिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है या तो आक्रमणकारियों को मार के भगाना है, या उसको उस युद्ध में जीतना, या खुद मर मिट जाना है, तो इसको हम केसरिया कह सकते हैं। जब जीत की कोई उम्मीद नहीं होती है दोस्तों, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो रानियां हैं, उस महल की या उस दुर्ग की, वो क्या कर लेती है, आग में कूद कर दोस्तों अपनी जान गवा देती है, यानी कि आन बान शान को बचाने के लिए। तो कहने का मतलब शाखा होता है कि केसरिया प्लस जौहर दोनों साथ में होते हैं, उसको शाखा हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने थोड़ा सा इसमें बात की है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप इसके नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि यह दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ये एक क्या है, ये एक गिरी दुर्ग है और ये समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है। और ये कौन से पठार पर है, मेसा के पठार पर है। और कौन सी पहाड़ी पे, चित्रकूट पहाड़ी पे है दोस्तों। ये गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सब राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग भी है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनामों की हम चर्चा करें तो दोस्तों इसके 7 उपनाम है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको दुर्गों का सिरमौर भी हम कह सकते हैं, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार भी हम कह सकते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, राजस्थान का गौरव, त्याग और बलिदान का प्रतीक, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट फर्स्ट है, और ये चित्रकूट दुर्ग भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके उपनाम हो गए। देखिएगा, सर्वाधिक साके दोस्तों इसी पे होते हैं, यानी कि 3 साके होते हैं दोस्तों। 1303 के अंदर, 1534 और 1567 68 में। जो 1303 में होते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है, जब यहाँ का शासक दोस्तों रतन सिंह था और रानी पद्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। 1534 में दोस्तों जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह है, बहादुर शाह आक्रमण करता है, वहाँ का शासक था विक्रमादित्य 1534 में। और दोस्तों रानी कर्मावती के द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है, और विक्रमादित्य दोस्तों कहाँ सुरक्षित पहुँच जाते हैं, बूंदी चले जाते हैं। फिर 1567 68 में दोस्तों इस पर आक्रमण होता है, तब यहाँ का शासक जो उदय सिंह था और मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है। जयमल और फत्ता की रानियों के द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है दोस्तों। तो ये 3 साके होते हैं। तो कहने मतलब सर्वाधिक साके वाला दुर्ग कौन सा है, आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। निर्माण की बात अगर करें दोस्तों, मैंने भी आपको बताया कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण की अगर चर्चा करते हो, इसी दुर्ग के निर्माण जो मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, और इसीलिए इसका चित्रकूट रखा। और इसी का फिर अपभ्रंश होकर, यानी कि इसका नाम बिगड़ के क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ पड़ गया दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग के अंतिम मौर्य शासक कौन था, मान मौर्य था दोस्तों, जिसने 734 ईस्वी में कालभोज और बप्पा रावल ने हराकर इस दुर्ग को छीन लेता है, बप्पा रावल कालभोज। ठीक है,
डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता रावल जयत्र सिंह है। दोस्तों ये राइटर के द्वारा लिखे गए कुछ फैक्ट हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? मान मौर्य। और इस पर 734 किसके द्वारा विजय प्राप्त की जाती है? यानी कि गोहिल वंश के जो शासक है दोस्तों, काल भोज, यानी इसको बप्पा रावल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता दोस्तों कौन है? महाराणा कुंभा को माना जाता है, जिसने सर्पिलाकार प्रवेश द्वार पर निर्माण करते, यानी सर्पिलाकार प्रवेश द्वार इसका निर्माण करते। और यहाँ पर 7 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, तो अभी 7 प्रवेश द्वारों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस दुर्ग के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपका ये सर्पिलाकार प्रवेश द्वार दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा बनाया जाता है और ये इस दुर्ग में एंटर होता है। ठीक है, एंटर होते दोस्तों यहाँ पर रानी पद्मिनी का महल और भामाशाह की हवेली यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर आप जैसे इसके अंदर जाओगे तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखिएगा एक मीरा मंदिर यानी कि कृष्ण मंदिर भी यहाँ पे मिलेगा, जिसका निर्माण सांगा के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर 2 मंदिर और हैं, कुंभ स्वामी का मंदिर और वराह मंदिर। इसका निर्माण भी दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद त्रिभुवन नारायण मंदिर और भोज मंदिर यहाँ पे मिलते हैं। और वर्तमान में इनका नाम समिद्धेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर है, जिसका निर्माण दोस्तों राणा मोकल के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर है, यानी कि ये राजस्थान के अंदर एकमात्र जो मंदिर तुलजा भवानी का मंदिर, जिसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया जाता है। तो राजस्थान में एकमात्र तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। दोस्तों सतबीज देवरी यानी कि जैन मंदिर इसमें, और ककड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका भी निर्माण दोस्तों कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर जैन मंदिर है और कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ भी है, अभी मैंने आपको बताया था। इसी में एक और मंदिर है दोस्तों, कालिका माता का मंदिर है, जिसको हम सूर्य मंदिर कह सकते हैं। इसके साथ ही नवकोटा भंडारा यानी कि बनवीर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में बात करी। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान की जो सुविधा है दोस्तों मामू के द्वारा करवाया था 8वीं शताब्दी के अंदर। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण होता है वो अफगानिस्तान की जो शासक है मामू के द्वारा किया जाता है 8वीं सदी में। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये क्या है दोस्तों? देखिए श्रृंगार चौरी है, इसका निर्माण वेलका के द्वारा करा जाता है और इसे शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों इसकी सबसे खास बात अगर देखें तो जो महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी दोस्तों रमाबाई, इस रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ होता है इस श्रृंगार चौरी में। तो ये फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा। ये श्रृंगार चौरी महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का इसमें विवाह होता है, किसके साथ? मंडलिक के साथ होता है। देखिएगा श्रृंगार चौरी दोस्तों एक और है, ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में इसमें है, जो उसमें एक श्रृंगार चौरी है, लेकिन इसका निर्माण करा था राजा तख्त सिंह के द्वारा। ठीक है, आपको पता है कि जो 1857 की जो राजस्थान की क्रांति से रिलेटेड है जो तख्त सिंह, तो उन्होंने श्रृंगार चौरी मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर में करवाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ मारवाड़ के शासकों का राज्य तिलक होता, तो ध्यान दीजिएगा जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग में जो श्रृंगार चौरी है उसमें जो मारवाड़ के शासकों राज तिलक होता है। और दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी है इसमें क्या इसकी क्या खास बात है? इसमें महाराणा कुंभा की जो पुत्री रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ होता है। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस आप याद रखिएगा। फतेह प्रकाश महल भी दोस्तों यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह द्वारा ये महल का निर्माण करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों आज वर्तमान में देखिए फतेह प्रकाश महल एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय में कन्वर्ट हो चुका है, तो आज इसको वर्तमान में संग्रहालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 7 प्रवेश द्वार हैं। इन 7 प्रवेश द्वारों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला पांडन पोल है, ठाकुर बाग सिंह का स्मारक इसमें है, भैरव पोल है, वीर कल्ला जी की छतरी यहाँ पे है, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल की अगर बात है तो फतेह सिसोदिया का स्मारक यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और खास बात देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर खेती होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। इस दुर्ग में भीमलत कुंड भी है, इसमें रत्नेश्वर तालाब भी है, इसमें झाली बावड़ी भी स्थित है, इसमें कुंभ सागर तालाब, हाथी सागर तालाब, भीमलत कुंड, रत्नेश्वर मंदिर और झाली बाव बावड़ी स्थित है। ठीक है दोस्तों,
ये तो इसमें कुछ फैक्ट हुए। अब हम देखते हैं इसके साके। अभी मैंने आपको बताया 3 साके हुए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 3 साके कौन कौन से। प्रथम साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 26 अगस्त 1303 में रतन सिंह पर आक्रमण करते हैं। कहने का मतलब यहाँ का शासक रतन सिंह था और रानी पद्मावती यहाँ पर जौहर करती है। और दोस्तों यहाँ इस अलाउद्दीन खिलजी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत कर दोस्तों उसका नाम खिजराबाद कर लेता है और वहाँ पर दोस्तों कत्लेआम करता है। पहला साका होता है। दूसरा साका अगर चर्चा करें तो द्वितीय साका 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा किस पर आक्रमण किया जाता है, यानी कि यहाँ का शासक विक्रमादित्य होता है, उस पर आक्रमण करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर केसरिया करता है बाघ सिंह के द्वारा और कर्मावती के द्वारा यहाँ पर क्या जौहर किया जाता है। तृतीय शाखा की अगर बात करें तो 1567-68 के अंदर दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के द्वारा उदय सिंह पर आक्रमण किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अकबर के द्वारा जो कत्लेआम करवाता है वो भगवंत दास के कहने पर, यानी कि आमेर के कछुआ शासक भगवंत दास के कहने पर यहाँ पे करता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जयमल मेड़तिया और उसकी जयमल मेड़तिया और फतेह के द्वारा दोस्तों केसरिया किया जाता है। लेकिन फूल कंवर जो फतेह की पत्नी थी दोस्तों, यानी कि जो जग जयमल फतेह की ये क्या थी दोस्तों, ये सिस्टर थी, तो ये फूल कंवर के द्वारा जौहर किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली कि सिर्फ राजस्थान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने स्टडी कर लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते एक नए दुर्ग के साथ, फिर हम कल मिलते हैं। बाय बाय।